बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ अनीता निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर। सुबह एक बार फिर आपकी सबको बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। नाजरीन, मौसम की पेशगोई ये एक ऐसा शोबा जिसके अंदर अक्सर औकात ऐसा होता है कि बारिश की पेशगोई की जाती है तो बारिश नहीं होती, और अगर खुशकी की पेशगोई की जाती है तो बारिश हो जाती है। अजीब और गरीब बात यह है कि मौसमी तब्दीलियों के बाद अब मौसम की पेशगोई एक इंतहाई अहम शोबा बन चुका है, लेकिन इसको भी सीपेक का हिस्सा बनाया जा रहा है। कहाँ, कैसे, कब, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद है खाबर घूमन साहब। खाबर साहब शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सोहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। लेकिन उससे पहले हमारे आज के शो की कुछ चंद अहम स्टोरीज के बारे में बात कर लेते हैं। खाबर साहब, आप क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं शो में? अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग अनिका। आज मेरे पास 3 स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी ये है कि हम बात करेंगे 3 एयरपोर्ट्स की बड़े जिनको प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, क्यों और कब दिया जा रहा है। फिर बात करेंगे हम कराची के अंदर क्या वाकई रोशनी वापस आ रही है या नहीं आ रही, कराची फेस्टिवल, कल्चर फेस्टिवल। और उसके बाद तीसरी स्टोरी है पंजाब के अंदर आजकल बड़ा इशू चल रहा है मुर्गियों की खुराक के बारे में, तो उसमें भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे कि असल मसला है क्या। चलिए सोहेल साहब, व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग? अनिका, आज हम अपने शो में अपने नाज़रीन को बताएंगे कि हुकूमत किसको निशाने इम्तियाज और किसको इस्तिआरा इम्तियाज देने जा रही है, और क्या नेपरा की गलती के बाइस कि इलेक्ट्रिक ने अपने सार्फिन से अरबों रुपए वसूल किए या नहीं, दस्तावेजी सबूत आज सामने लाएंगे। और इसके साथ वजारत खजाना किस गैर मुल्की बैंक से खुफिया तौर पर करोड़ों डॉलर कर्ज ले रही है, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पिम्स में करोड़ों रुपए की करप्शन के किस मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। सही, ठीक है। ये तमाम स्टोरीज हैं, ये तमाम टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे अपने शो में। लेकिन उससे पहले मौसम की बात करते हैं जरा। मौसम आजकल ठंड है, लेकिन आने वाले वक्तों के अंदर जैसे ही बारिशें स्टार्ट होंगी तो हम लोग एक बार फिर फ्लड्स देखेंगे। अल्लाह ना करे, लेकिन ऐसा ही होता आया 2010 के सुपर फ्लड्स के ऑनवर्ड्स यही चीज हम देख रहे हैं। और डेफिनेटली जब सैलाब आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है तो इसका मतलब यह है कि मौसम का हाल जानना बहुत जरूरी है और सीपेक का हिस्सा बनाया जा रहा है। खाबर साहब, मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि चाइना अब इस हवाले से कुछ करेगा, यानी पाकिस्तान मौसम की हालात को जानने के लिए भी कुछ ना कर पाया, इसको भी सीपेक का हिस्सा बना डाला। अनिका, पिछले 2-3 साल से ये एक इशू चल रहा था पाकिस्तान के अंदर, और पिछले साल अगस्त में हमारे जो मौसम वाले डिपार्टमेंट है उन्होंने 19 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को फॉरवर्ड किया था कि मुल्क के अंदर हमें रिडार, जो मॉडर्न रिडार चाहिए। उनमें आर्गूमेंट ये उन्होंने पेश किया था कि अभी जो हमारे रिडार हैं 21 रिडार हैं वो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो काम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। आपको याद होगा पिछले साल 1 जून को इस्लामाबाद के अंदर बड़ा जखड़ चला था और उसमें काफ़ी जानें भी ज़ाया हुई थी। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने एक रिपोर्ट मांगी थी कि आप क्यों नहीं ये प्रेडिक्ट कर सके कि इस तरह का अगर मौसमी तब्दीली होने जा रही है इतनी रेडिकल किस्म की, तो आप क्यों नहीं इसको प्रेडिक्ट कर सके। तो फिर जो हमारे जो मौसमी अदारे के लोग हैं उन्होंने जाके बताया था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि सर हमारे जो रडार हैं वो बिल्कुल पुराने हो चुके हैं। उसमें जो तफसील ये है कि अभी जो हम 7 के 8 रडार हैं मुल्क के अंदर, वो जो उनका जो एक्यूरेसी रेट है, अगर आपने शॉर्ट टर्म एक्यूरेसी रेट उनकी पता करनी है तो वो कह रहे हैं कि 60% एक्यूरेसी रेट। फर्ज करें 1 या 2 दिन के बाद तो मौसम में तब्दीली आएगी, वो कहते हैं 60%। कि लॉन्ग टर्म है 15 दिन या महीने के बाद क्या होगा, वो 70% एक्यूरेसी। तो ये जो दुनिया में जिस तरह ये मामला चल रहे हैं उससे हमारा ये बहुत हम लो लेवल पे इस टाइम फॉल कर रहे हैं। उन्होंने ये प्रोजेक्ट, वही मैंने बताया कि 19 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट था जिसके तहत 21 नए रडार, मॉडर्न हाईटेक रडार पूरे मुल्क के अंदर लगाए जाने थे। पैसे नहीं थे, पैसे रिलीज नहीं कर पाए, और अब ये नई इतलात यही आई है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, ये सीपैक के अंदर ये प्रोजेक्ट डाल दिया गया है। ये चाइनीज हमें ये पैसे प्रोवाइड करेंगे, यकीनी तौर पर वो एक लोन होगा, लोन के तौर पर हम देंगे। लोन है यानी सॉफ्ट लोन होगा, ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। वो हार्ड लोन एक डिफरेंट स्टोरी है। इस पे जो बड़ा उस पे डायरेक्टर जनरल हैं जो हमारे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, उन्होंने कहा था क्या मुल्क के अंदर अगर 25 PhDs भी ले आए ना तो ये जो जिन्होंने मौसम पढ़ा है और मौसम की तब्दीलियों के बारे में पढ़ा है वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप उनको ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न रडार्स नहीं देंगे। लिहाजा अब ये फैसला आया है कि ये सीपैक के अंदर ये प्रोजेक्ट डाल दिया गया है। 19 अरब रुपए अब चाइनीज हमें देंगे, और अल्लाह करे वो चाइनीज वो टाइम पे पैसे आ जाए, टाइम पे रडार लग जाए, क्योंकि आपको पता है कि आजकल पूरी दुनिया में मौसमी तगीराती बड़ी तेजी के साथ रूनुमा हो रही हैं, और इससे मुल्कों के अंदर इकोनॉमी को बड़ा स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग के बाद, ग्लोबल वार्मिंग जिसको डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानते। जी सोहेल साहब, हम अरबों रुपए के मुख्तलिफ मंसूबे शुरू कर लेते हैं, रातों रात PSTP से रिलीज भी कर लिए जाते हैं। मौसमियात से मुतल्लिक इतने अहम रडार्स हम खुद क्यों नहीं खरीद सकते, और अगर PSTP या किसी भी और फंड से हम इसको एलोकेशन कुछ करके 10 से 15% या 50% रडार को तो हम इफेक्टिव कर सकते थे शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर।
وہ سہیل اس کا یہی ہمیشہ جو بات کرتے ہیں ترجیحات کا ایشو ہے. ترجیحات آپ کی نہیں ہے کیونکہ جب آپ کہیں ریڈار لگائیں گے تو اس کا آپ فیتا نہیں کاٹ سکیں گے, اور یہ لانگ ٹرم پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کے اندر. ریڈار آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو اگلے 6 مہینے بھی ضرورت نہ پڑے کیونکہ موسم ٹھیک چلتا رہے, تو آپ کو آپ کی یہ جو انویسٹمنٹ ہے اس کا نیم البدل آپ کو جس طریقے سے آپ ایک میٹرو کا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد یا سڑک بنانے کے بعد یا پل بنانے کے بعد یا لوگوں کے اندر لیپ ٹاپس بانٹنے کے بعد یا کچھ اور اس طرح کی جو سبسڈیز عوام کو دے کے امیڈیٹلی ایک کریڈٹ لے سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم آپ کے لیے کتنا زیادہ اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا کریڈٹ کیا کابر صاحب یہ نہیں ہوگا کہ کوئی حکومت آئے وہ تمام اس طرح کے فیتے نہ کاٹے, کوئی تختی نہ لگائے, سسٹم کو صحیح کر لے تو 5 سال کے بعد سسٹم صحیح ہوا نظر آئے گا, آٹومیٹکلی عوام کو پتہ چل جائے گا کہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے. میری اس پہ یہ تشویش اسی ایشو پہ ہے کہ آپ کا یہ اتنا اہم یہ سیکٹر ہے جس پہ انویسٹمنٹ کی ہمیشہ سے ضرورت رہی ہے, آپ نے کیوں نہیں کی. اب آپ ہر چیز آپ چائنا کی جولی میں ڈال رہے ہیں, ہر چیز ہی چائنا کی جولی میں ڈال رہے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ ملک کی اکانومی ہے اگر سب کچھ ہی سی پی کے ساتھ ریلیٹ کر دیا, کل کو خدا نخواستہ چائنا کی اکانومی بیٹھتی ہے, چائنیز آپ کو یہ پیسے نہیں دے پاتے یا چائنیز اپنے پیسے واپس مانگ لیتے ہیں. دنیا میں جب قرضے دیے جاتے تو قرضے تو واپس فیوچر کے اندر چائنا کی اکانومی بیٹھنے کا تو ابھی فی الحال کوئی چانس نہیں ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ بیٹھے گی, یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سارے انڈے ہی آپ ایک باسکٹ کے اندر رکھ دیتے ہیں تو اس کا پھر اس میں یعنی اپنے پورٹ فولیو کو ذرا ورسٹائل رکھیں نا, ڈائیورس رکھیں. آپ انویسٹمنٹ پوری دنیا کے اندر جو ممالک آگے جاتے ہیں وہ پوری انویسٹمنٹ ایک ہی ملک سے نہیں لیتے, پوری دنیا سے انویسٹمنٹ آپ ملک کے اندر لے کے آتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک, سہیل صاحب آپ کا پوائنٹ, پھر میں دوسرے ٹاپک کی طرف جاؤں گا. ہانیکا, بدقسمتی سے پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو کلائمیٹ چینج سے بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے نہ تو ہم موسم کی تبدیلی کی کو پریڈکشن کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جو سیلابی صورتحال پیدا ہوتی ہے مختلف مقامات کے اوپر ورلڈ بینک کے تعاون سے ٹیلی میٹی سسٹم لگایا گیا تھا, پیسے دیے گئے تھے, سسٹم دیا گیا تھا کہ مختلف دریاؤں کے مختلف مقامات کے اوپر آپ کو پتا ہو کہ کس جگہ کے اوپر کتنا پانی کا فلو ہے, پلاننگ کی جا سکے. وہ منصوبہ بھی فلوپ ہو چکا ہے, اس کی مشینری ناکارہ ہو چکی ہے. نہ واٹر مینجمنٹ کا, واٹر ریگولیشن کا ہمارے پاس کوئی جدید سسٹم ہے اور نہ ہی موسمیات کے حوالے سے. سی پیک کے تحت تو یہ حکومت اپنے فنڈ سے کرے, جلد از جلد یہ سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, سسٹم ان پلیس ہونے کی بات کریں تو پھر سسٹم ان پلیس لانا تھا بلوچستان میں, اور بلوچستان میں ٹیررزم کو مات دینی ہے اور اسپیشلی ایسے لوگوں کو واپس لے کر آنا ہے جو کہ کسی بھی وجہ سے ملک کے حوالے سے کچھ غلط باتیں کرتے ہوئے نظر آئے. ایسے میں ڈاکٹر عبد المالک صاحب کی حکومت آتی ہے اور کچھ ٹیررزم کے اندر خاطر خواہ کمی نظر آتی ہے بلوچستان کے علاقے میں. اب حکومت نے ایک ڈیسیجن لیا ہے, اور ڈیسیجن لیا ہے ایوارڈز دینے کا. کس کس کو ایوارڈز مل رہے ہیں سہیل صاحب؟ 7 افسران کا نام آ رہا ہے. جی بالکل انیکا, جو ہمارے پاس جو ہمیں خط موصول ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی ڈویژن کی جانب سے, اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس سے پہلے آرم فورسز کے جوانوں کو بہادری شجاعت کا مظاہرہ کرنے اور قربانی دینے کے اوپر انہیں ایوارڈ دیے جاتے تھے, لیکن حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ سول جو ملازمین ہیں, سول افسران ہیں, انہیں بھی اس قسم کے ایوارڈ دیے جائیں, ان کی انکریجمنٹ ان کی ہونی چاہیے. اس جو پرپوزل کے مطابق جو ریکمنڈیشن بھجوائی گئی ہیں وزیراعظم نواز شریف کو, اس میں سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک کی ریکمنڈیشن کو ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ انہیں نشان امتیاز دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جنجوعہ کو ریکمینڈ کیا گیا ہے انہیں نشان امتیاز کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ سیف اللہ چٹھا جو کہ اس وقت چیف سیکرٹری بلوچستان ہیں, آئندہ ہمارے ریٹائر ہو جائیں گے اور انہیں نیپرا کے اندر بطور ممبر پنجاب لانے کی تیاری کی گئی ہے, انہیں بھی ستارہ امتیاز کے لیے نامزد کیا گیا ہے. ناصر خان درانی خیبر پختونخوا سے صرف ایک ہی افسر کو ریکمینڈ کیا گیا ہے ستارہ امتیاز کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ مشتاق سکھیرا آئی جی پنجاب, ان کے پر بھی بات کریں گے انہیں کیوں نامزد کیا گیا ہے ستارہ امتیاز کے لیے. ان کے ساتھ تو بڑی کنٹروورسی بھی ڈیولپ ہوئی تھی نا سہیل صاحب, مشتاق سکھیرا صاحب کے حوالے سے کچھ آئی جی کی تبدیلیوں کی بات بھی آ رہی تھی. وہ بھی تھی, اور اس کے بعد مشتاق سکھیرا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ماڈل ٹاؤن کا جو کیس ہے اس کے اندر بھی بہت سے ابھی تک سوالات سامنے ہیں, ان کے اوپر انگلیاں اٹھتی رہتی ہیں, ان کی خدمات سب کے سامنے, اس کے پر بھی ہم بات کریں گے خاور گمن سے بھی. اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی ایف آئی اے محمد املیش کا نام بھی ستارہ امتیاز کے لیے ریکمینڈ کیا گیا ہے. ان کی کیا خدمات ہیں یہ بھی ابھی اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میجر اعظم ہوم سیکرٹری پنجاب ہے, ان کا نام تمغہ امتیاز کے لیے نامزد ریکمینڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کے جو ہیڈ ہیں ڈی آئی جی رائے طاہر, ان کو بھی تمغہ امتیاز کے لیے
उनका नाम रिकमेंड किया गया है। ठीक है। ये वो नाम है जो कि वज़ीर आज़म को अरसाल किए गए हैं। वज़ीर आज़म ये डिवाइस भिजवाएंगे सदर मुमलिकत को, उनकी मंजूरी के बाद ये अवार्ड 2017 के लिए इनके हतमी इनके नाम उस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। लेकिन हिरानकुन तौर के ऊपर सिंध की जानिब से किसी हुकूमती शख्सियत या सरकारी अफसर को इन 17 इम्तियाज तमगा इम्तियाज के लिए बिल्कुल नामजद नहीं किया गया। और खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करें सिर्फ आईजी खैबर पख्तूनख्वा किए गए। दूसरी जानिब मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था इन शख्सियात की क्या क्या खिदमात है, वो खबर गुमन साहब से जरूर बात करेंगे। लेकिन आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये जो शख्सियात हैं इनकी सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल रह गई है, उसके बाद फिर इनको ये तमगात और इन अवार्ड से नवाज दिया जाएगा, राइट? नहीं, आप ठीक कह रही हैं। जो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मैंने अपने सोर्स से बात की है, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन की जानिब से ये रिकमेंडेशन होने के बाद अब इनका कोई चांस नहीं है कि इनका नाम इस लिस्ट से निकल सके। ये और यूजुअली सदर साहब अप्रूव कर देते हैं। ये फाइनल है। सदर साहब ने सिर्फ सेरेमोनी उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत करने। आज आपके इस प्रोग्राम के बाद फिर इनका चांस नाम बने बड़ा नहीं। ठीक है, चलिए जरा बात करते हैं मुश्ताक सुखेरा साहब की बात करते हैं। आपको सारी लिस्ट बताते हैं। पहले सुखेरा साहब का तो वो माल्टोन का बता दिया। क्या असल में मसला क्या है कि एक ऐसे शख्स के हवाले से जिसके बारे में कंट्रोवर्सी भी है, ठीक है, अच्छे काम अच्छे चीजें भी होंगी, लेकिन कंट्रोवर्सीज भी बड़ी हैं इन शख्सियात के बारे में। सबका आपको एक एक का बताते हैं। अब्दुल मालिक साहब, उनका तमगा इम्तियाज उनको मिलने का ये है मेरा, उनके जो अंडर रूल जो है मुश्ताक रईसानी के घर से 1 बिलियन रुपया नकद निकला, हीरे जवाहरात निकले, वो सारी दुनिया को पता है। वो तमगा मेरे ख्याल में उनको सीने पे लगाना चाहिए बजाय इसके कि उनको ये तमगा इम्तियाज। अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ, ये सदर्न कमांड इनकी क्वेटा के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में इनका कुछ रोल है, बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे सकते हैं। लेकिन आजकल ये नैब के नेशनल एक्शन प्लान के फोकल पर्सन है। नैब कहीं चल नहीं रहा मेरे ख्याल में, मेरी इंफॉर्मेशन तो यही है। लेकिन उनके पास सारी अथॉरिटी भी तो नहीं है। चले बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं। ये सैफुल्लाह चट्टा साहब, ये बहुत चहीते हैं पंजाब गवर्नमेंट के, और जिस तरह ये आपको पता चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान है, और बलोचिस्तान में जिस तरह ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, अगेन वही मालिक साहब का जो तमगा आपने दिया, इनको भी मेरे ख्याल उसी कैटेगरी में आप डाल दें कि वहाँ पे इनका तमगा नहीं बनता मेरे नज़दीक। अच्छा, उसके बाद मुश्ताक सुखेरा साहब, माल्टोन का वाक़या, उसके बाद पंजाब के अंदर जो पुलिस की रिफॉर्म्स होनी थी वो नहीं हो पाई। तो पिछले इतने अरसे से पंजाब के अंदर हैं, तो ये इस चीज़ को हमें रिव्यू करने की जरूरत है कि वाकई ये डिजर्विंग कैंडिडेट हैं कि नहीं है। जब तक माल्टोन केस का फैसला नहीं होता तब तक मेरे ख्याल इनको हरगिज ये अवार्ड नहीं मिलना चाहिए, मेरी पर्सनल राय है। मैं भी गलत हूं। कुछ अर्सा पहले उन्हें स्पेशल स्पिरिट अलाउंस 3,75,000 महाना भी एग्जैक्टली दिया गया। उसके बाद आपको पता है उनको हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की तरह जो है उनके लाइफ लॉन्ग जो है फैसिलिटीज भी दे दी गई। अच्छा, उसके बाद अनिका जो है मोहम्मद अमलेश साहब, डायरेक्टर जनरल FI, आपको पता है इनका तुरा इम्तियाज क्या है, इनकी हसूसियत क्या है? ये वो ऑफिसर हैं जिन्होंने मोहम्मद अली नेकोकारा और एक SSP जुल्फकार थे इस्लामाबाद में धरने के दौरान जिन्होंने गवर्नमेंट के अहकामात मानने से इनकार कर दिया था, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी करने के लिए ऑफिसर नहीं था। तो ये एक इंक्वायरी को इन्होंने हेड किया था और दोनों ऑफिसर्स को छुट्टी करवाई थी। तो ये इनको ये उसका इनाम मिल रहा है। वो जो इंक्वायरी की थी बहुत बायस इंक्वायरी थी, यानी कोई कौमी खिदमत नहीं। अच्छा, अब ये मेजर आजम हैं होम सेक्रेटरी पंजाब, इस पे मैं क्या कहूँगा। आप पंजाब के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो लाहौर के अंदर हालात आजकल चल रहे हैं, सबके पता है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, राजा ताहिर DIG, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, आजकल सारी अपोजिशन पार्टीज का एक मेरे ख्याल में कंसेंसस है, और हम भी ये देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो टेररिज्म के अगेंस्ट काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बड़े वाकयात भी तो सामने नहीं आ रहे ना। यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्लियर जरूर करना चाहूंगा पंजाब के अंदर दहशतगर्दी के हवाले, चूंकि मैं जाती तौर पर जानता हूँ जनूबी पंजाब के अंदर कितनी तंजीमें, कलदन तंजीमें काम कर रही थी। पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने, जिसकी सरबराही राय ताहिर कर रहे थे, इन्होंने बहुत इफेक्टिवली काम किए। 3-4 बड़े एक्शन हैं जिन्होंने पंजाब के अंदर दहशतगर्दों की कमर तोड़ी है। हाँ, जो आप बात करते हैं पोजीशन के हवाले से, वो हुकूमती लेवल के डिसीजन की जरूरत है। जो इस डिपार्टमेंट का रोल है, राय ताहिर साहब ने भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा किया। साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि अब से ज्यादा जो अब गढ़ बनता जा रहा है, हमारी जितनी भी कालादम तंजीमों के सरबराहान और उनका जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, आप वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। अब आने वाले दिन में आपको समझ आ जाएगी। आपको पता है रिसेंटली आर्मी चीफ ने बयान क्या दिया? आर्मी चीफ ने बयान ये दिया है कि हम पूरे पाकिस्तान की तरह पंजाब में भी ये जो एंटी टेररिज्म जो हमने ऑपरेशंस करने हैं वहाँ की जरूरत है और हम करेंगे। नासिर दुरानी साहब पे भी आ नासिर दुरानी साहब देखें, अब KPK के अंदर पुलिस की तारीफें मेरे हाल में सब लोग कर रहे हैं और वहाँ पे काफ़ी बेहतर हुई है। पुलिस वहाँ पहले भी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन वहाँ पे जाके उन्होंने ये रिफॉर्म्स की हैं,
इस पे इंटरनेशनल स्टडीज भी आ रही है कि काफी बेहतर उन्होंने रोल प्ले तो आप किया है। केपीके के अलावा पंजाब की तारीफ भी कर दिया करें खावर साहब। नहीं, पंजाब की पंजाब तारीफ भी कोई अच्छा काम देखिए, कर रहा पंजाब की इसलिए आपको पंजाब पे आपको जो है ना क्रिटिसिज्म ज्यादा बनता है। पंजाब के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है 2008 से हुकूमत में है, तो जब जितना ज्यादा जिसके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितना ज्यादा आपने हुकूमत में रहते हैं, तो उतना आप पे क्रिटिसिज्म ज्यादा होना अनिका, चाहिए। एक comment मैं हरगिज़ करूंगा। नहीं कह रहा कि हमें केपी खैबर पख्तूनख्वा में उनको वहां पे हमें क्रिटिसिज्म नहीं करना या वहां पे चेक नहीं रखना, लेकिन ये एक ओपिनियन है। सुहेल साहब का क्विक पॉइंट रिकमेंडेशन के बाद जिसके अंदर सारे हुकूमती और पंजाब हुकूमत के जो शख्सियात हैं उनको नॉमिनेट किया गया। वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून क्लेम करते हैं कि पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा तरक्की हुई है, खादिम आला पंजाब ने सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। लेकिन इस लिस्ट में अगर आपने मेरिट पर ये तैयार की हो तो इसमें उनका नाम शामिल ना करना, आप खुद ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि शायद वज़ीर आला पंजाब ने उस तरीके से काम बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं किया जिसका वो दावा करते हैं। चलिए, दावा तो हम भी करते हैं कि हम अपने तमाम इदारों को अच्छे तरीके से चला सकते हैं, तमाम इदारे बखूबी काम कर रहे हैं, लेकिन इदारों की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट एक ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक जगह की क्यों किसी और मुल्क को देने की बात की जा रही है। नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ किसी मोटरवे को गिरवी पे देने की नहीं, किसी और इदारे को, रेडियो पाकिस्तान को या इस तरह के किसी इदारे को गिरवी पे देने की नहीं, बल्कि एयरपोर्ट्स के हवाले से। खाबर साहब, ये सफाई सुथराई का निजाम दे दिया जाता है कभी चीनी कंपनी को, कभी तुर्की की कंपनी को, अब एयरपोर्ट भी कोई और आके चलाएगा। एयरपोर्ट चलाने में क्या मसला है? वो आजकल टेलीविजन पे कमर्शियल चलती है ना कि बेच दे, जो भी आपके हाथ में आता है बस बेच दे। जो नुकसान में इदारे हैं वो भी बेच दें या लीजिंग पे दे दें, जो आपके प्रॉफिट कमा रहे हैं वो भी आप लीजिंग पे दे दें। तो भाईजान, पाकिस्तान का सारे सूबे हैं, मेरे ख्याल मुख्तलिफ ममालिक को अपना वो ठेके पे दे दें, वो चला के आपको साल के बाद ऐसे आइडिया सुबह क्यों दे रहे हैं खाबर साहब को? अब पता नहीं देखिए ऐसा हो भी जाए। अब ये आपको पता है कि लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के एयरपोर्ट पे सालाना कोई औसतन ये तीनों एयरपोर्ट मिला के 50 अरब रुपए का ये प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नेशनल किटी में आता है। अब ये एयरपोर्ट्स बड़े अच्छे चल रहे हैं, मतलब प्रॉफिट दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे चल रहे हैं, गुंजाइश है बेहतरी की, तो आप वो बेहतरी की गुंजाइश लाएं, बजाय इसके कि आप इनको प्राइवेटाइज कर दें। ठीक है, प्राइवेटाइज अगर करना भी है तो उसको कुछ ग्राउंड प्रिपेयर करनी पड़ती है कि इन ग्राउंड्स की बिना पर हम ये जो एयरपोर्ट प्राइवेटाइज करें। ये नहीं है कि आपको अब खजाने के अंदर पैसों की जरूरत है तो आप हर चीज़ जो आपकी मुनाफा बख्श है या आपको नुकसान दे रही है उनको सब आपको प्राइवेटाइज करना शुरू कर दें। अच्छा, पिछले साल इस सारे आपको पता है इन तीनों एयरपोर्ट्स के लिए के अलावा बाकी जो एयरपोर्ट्स की डेवलपमेंट के लिए जो फंड रखा गया था उसमें अभी तक 14 अरब रुपए ये खर्च नहीं किया उन्होंने। वो खर्च ना करने की वजह भी यही है कि ताकि हालात इस तरह के पेश किए जाएं या इस तरह की मैनेजमेंट वहाँ पे शो की जाए कि लोग अच्छा काम नहीं कर रहे। रिसेंटली ये सिविल एविएशन अथॉरिटी के जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी दोनों ने अपोज किया है किसी मीटिंग के दौरान कि ये जो प्रपोजल है इनको प्राइवेटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ये एयरपोर्ट्स को, ये अच्छी नहीं है। एयरपोर्ट्स अच्छे चल रहे हैं और बाकी इसकी स्ट्रेटजी आपको पता है कि वो एक लिहाजा इनको नहीं करना चाहिए, उनको फुडे लाइन करने लगा दिया गया, उनको ओएसडी बना दिया गया। ठीक है, अब बहुत सारे इदारों को प्राइवेटाइज कर लिया, क्या आपने हासिल कर लिया? कराची इलेक्ट्रिक की बात कर लीजिए, प्राइवेटाइज हो गई, सोचा था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करेगी, कुछ एक मुआहदे के अंदर उनकी एक सर्टेन अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की भी थी, नहीं हो पाया, पैसे भी नहीं दिए गए, तो यहाँ आप प्राइवेटाइज कर देंगे, दूसरी कंपनियों को दे देंगे, तो कौन सा कोई आप बहुत ज्यादा कोई तीर मार लेंगे? अनिका, एक बदकिस्मती से एक नया एक फिनोमेना हमने डेवलप कर दिया है, हमने दुनिया को ये बता दिया है कि हम नाकाम हो चुके हैं अपने इदारों को चलाने में, अपनी सफाई सुथराई के लिहाज से, अपने बिजली के वो कारखाने हों, ये कोई भी शोबे हो, जो हस्पतालों की बात करें, हमने दुनिया को बता दिया कि हम इस काबिल नहीं रहे कि हम चला सके। हाँ, यही पाकिस्तानी जब बैरून मुल्क जाते हैं तो ये आउट क्लास परफॉर्म करते हैं, किसी भी शोबे में चले जाएं। मसला सिर्फ ये है कि आपने सिर्फ उस सियासी मुदाखलत को खत्म करना था, उस ब्यूरोक्रेटिक रवैये को खत्म करना था जो इदारों को तबाही से दुचार करते हैं, उनको खत्म करने की बजाय आपने बंदर बांट लगा दिया। अब यहाँ पर कराची एयरपोर्ट की बात करें, 3 साल कब कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया के 10वां बेहतरीन एयरपोर्ट करार दिया गया था, अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट करता है, और उसके साथ साथ वहां पे जो आवाम को सर्विसेज मुसाफिरों को फराहम की जाती है वो बेहतरीन सर्विसेज के अंदर उसका शुमार हुआ था। ऐसे इदारों को जिसकी कोई वजह नहीं है उनका ये घुमन साहब कह रहे थे प्राइवेटाइज, तो ये नहीं, उसका ऑपरेशन और मैनेजमेंट जो है या प्राइवेट कंपनी को, इंटरनेशनल फर्म को देने जा रहे हैं। ये हसास इंस्टॉलेशन यहाँ पर मौजूद है और उसके साथ साथ इतना वसीस रकबा मौजूद है। सबसे बड़ा इशू होता है, जिस तरह नंदीपुर का हमने बात की कि वो चीनी कंपनी को देने जा रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर बड़े नेगेटिव इसके इंपैक्ट होंगे। जो इस किस्म के मुआहदे होते हैं, नंदीपुर की एग्जांपल देता हूं, वहां पर ये चीनी कंपनी के साथ मुआहदा किया गया कि 75%
लेबर वो चाइना से लेके आएंगे, ठीक है। यानी वो पैसा जो पाकिस्तानी लोगों को मिलना चाहिए था, पाकिस्तानी मजदूर इंजीनियर को मिलना चाहिए था, Right. वो बैरून मुल्क चला जाएगा। ठीक है। तो खुदारा इस पॉलिसी के ऊपर नजरसानी चलिए, कीजिए। कराची, लाहौर, न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ये वो एयरपोर्ट हैं जो कि बड़े शहरों के, 3 बड़े शहरों के एयरपोर्ट जो आप मैनेजमेंट ऑपरेशंस तमाम किसी दूसरी कंपनी को देकर ये साबित कर रहे हैं कि वो चीज जो आप बड़े बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, वो काम जो आप दूसरों को सिखाते आए हैं, आज आपको सिखाने की जरूरत पड़ गई। हम फॉरवर्ड जाने की बजाय बैकवर्ड जा रहे हैं। और बैकवर्ड की बात करें तो कराची के साथ भी कुछ ऐसे ही हाल हो रहे हैं। कराची भी पिछली सिमत में जाता हुआ नजर आ रहा है और मेयर कराची इस पे बड़े गुस्से में नजर आते हैं और बड़ा अज़म का इजहार करते हैं कि कराची को बेहतर बना देना है। खाबर साहब, अज़म तो उनका सामने आ रहा है, ठीक है, वो बड़ा जोशो खरोश से बातें करते हैं, बड़े बांगे दोहल कहते हैं कि कराची को आगे लेकर जाना है, लेकिन कहाँ लेकर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर अनिका, आज कराची लिटरेचर फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है और जिस तरह कराची की रोशनियाँ हमेशा से रही हैं, हमने 70s और 80s में जो लिटरेचर कराची के बारे में अगर आप पढ़ें तो कराची एक ऐसा शहर हुआ करता था, वो वाकई रोशनी का शहर था। अब मेयर साहब ने ये कहा है कि हम जो है कराची की जो कल्चरल जो हिस्ट्री है उसका भी हम उसको हम सिक्योर करेंगे, उसकी जो वही प्रोजेक्शन के लिए हम काम करेंगे। तो कल मैं जब उनका ये बयान सुन रहा था तो मैं बस सोचने पे मजबूर हो गया, जो कराची के अंदर इतने कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कराची के अंदर आप बीइंग ए मेयर जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है म्यूनिसिपैलिटी को अच्छे तरीके से जाना, लोगों के पानी के मसले मसाइल है, सीवरेज के मसले मसाइल है, उनको फिलहाल तो आपको उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। हाँ, ये एक अच्छा मेरे ख्याल में उनका इरादा है, एक अच्छी उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार किया कि कराची का कल्चर हम वापस लेके आएंगे। वो किस हद तक लेके आएंगे, कितने कामयाब होंगे, ये तो आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन साथ साथ हम ये स्टोरी करने का जो मेरा मकसद यही था कि हम कराची का जो कल्चर है, कराची आपको पता है पाकिस्तान का सबसे पुराना शहर, सबसे आपको पता है कैपिटल कराची पाकिस्तान कह रहा है, तो कराची में जब चीज़ें बेहतर होंगी उसका इम्पैक्ट बाकी पाकिस्तान के पे ही आएगा। कल आपने देखा कराची के अंदर यूनिवर्सिटी की एक बस का एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे 4-5 तालिबात यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की तालिबात उनकी कैजुअलिटी हो गई। कराची यूनिवर्सिटी की बात तो ना करें खाबर साहब, जले पे नमक ना छिड़के, बड़ी बुरी हालत है, असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिल रही। कराची के रोड्स की बात कर, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उनकी बात कर, रोड्स की भी ना बात करें, वो भी जले पे नमक छिड़कने के बराबर है। ऐसा शहर जिसकी सड़कें मिसाल दी जाती थी, आज उसकी सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हैं, साइड पे कचरा। कराची के अगर आपने कल्चर वापस लेके आना तो कराची की इंतजामिया को, मेयर साहब को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को पहले लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव करनी पड़ेगी और साथ साथ जो बाकी बेसिक ह्यूमैनिटीज है कराची की बात करें खाबर साहब, कराची की या सिंध हुकूमत को सबसे पहले ये देखना होगा कि वो जो कंट्रोवर्सीज डेवलप हो रही हैं जो कि कराची के लिए गलत साबित हो सकती हैं, उनको खत्म करें ताकि कराची आगे बढ़े, कराची के अमन और अमान के हवाले से काम किया जा सके। हम अभी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आपको, मुझे, हम सबको क्या खिलाया जा रहा है आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा कि हमें क्या खिलाया जा रहा है। और नाज़रीन, अक्सर औकात हलाल और हराम की बात होती है, अक्सर औकात ये बात होती है कि पाकिस्तान में जो गोश्त खिलाया जा रहा है वो हलाल है या हराम है। जिस तरह कराची में चूहों के गोश्त के समोसे और लाहौर में गधे का गोश्त बिकने का इंकशाफ हुआ, उसी के बाद अब पंजाब असेंबली में PMLQ के MPA आमिर चीमा साहब ने एक आवाज उठाई और आवाज उठने के बाद ये बात सामने आई कि जो चिकन यानी मुर्गी जो कि एक हलाल जानवर है, वो भी क्या हलाल है या हराम है। फीड के ऊपर बात उठना स्टार्ट हो गई। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, जोनल चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, शुक्रिया आपने हमें हमारे शो में ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, ये आमिर चीमा साहब ने सवाल उठाया है कि जो फीड, एक तो फीड के बारे में कि हलाल है हराम है, इसके अंदर चंद ऐसे अशिया हैं जो कि हराम जानवर के इस्तेमाल होते हैं। दूसरा ये कि इंडिया से इंपोर्ट करने की बातें आ रही हैं फीड के, क्या कहते हैं इसके ऊपर, मसला क्या है सर? देखिए जी, पहले तो मैं बात करूंगा कि एक इंतहाई अफसोसनाक खबर पोल्ट्री को सामना करना पड़ रहा है। इसमें यह है कि पहले तो मैं वाज़ेह कर दूं कि पोल्ट्री की फीड बतौर एज तैयार फीड पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं होती और कहीं से भी नहीं होती, और इंडिया से तो फीड का इंपोर्ट होने का सवाल ही पैदा नहीं होता जो तैयार फीड है। और उसके बाद मैं ये वाज़ेह करता जाऊं कि पाकिस्तान में कानूनी तौर पे कोई ऐसा इंग्रेडिएंट किसी किस्म का भी हो वो इंपोर्ट नहीं हो सकता जिसमें हराम मवाद या जिसमें पोर्क के ओरिजिन का कोई ट्रेसेस हो। वो एक्सपोर्टर भी इसको सर्टिफाई करता है, इंपोर्टर उसको वेरीफाई करता है और पोर्ट के ऊपर ये सारे मटेरियल्स चेक होते हैं फॉर पोर्सिन कंटेमिनेशन। तो ये ऐसी बात है जो कि कर दी गई और बग़ैर बुनियाद के, बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के
इतने ऊंचे लेवल पे और इतने प्रेस्टिजियस फोरम पे, इतनी जिम्मेदारी वाली जगह पे ये बात कर दी गई और उसमें परेशान है फार्मर। उसको समझ नहीं आ रही कि ये, उसके बाद ज़ाहिर है चैनल्स में भी वो प्रोपेगेट हुआ, फिर उसमें वो उनके उलमा के वो ओपिनियन भी आए, और अफसोस की बात यह है कि इसके पीछे कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन, कोई बुनियाद, कोई इसके पीछे हकीकत नहीं है। ये इंतहाई एक फार्मर के लिए एक बहुत ही परेशान कुन लम्हा है कि जिस वक्त वो ऑलरेडी नुकसानों से निकलने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ इस किस्म का ये रवैया बरता जाए। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आपने कहा कि हम जो में साहब पहले फाइनल करीम साहब उनसे भी ले लेंगे रिस्पॉन्स लेके, जी बिल्कुल ले लीजिए। मैं अब्दुल करीम साहब की तरफ तो अभी हम लोग गए, शहजाद अली खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शहजाद अली खान साहब जो है पेट ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन के। शहजाद अली खान साहब, ये आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने क्या फरमाया कि ऐसा कुछ नहीं है। आप ये बताइएगा कि ये मामला जिसके बारे में आवाज अब पंजाब असेंबली तक उठ रही है, और पंजाब असेंबली में उठने का मतलब ये है कि अवाम के नुमाइंदे अवाम के बारे में आवाज उठा रहे हैं। इस मामले पे आपकी क्या टेक है? क्या वाकई में ऐसा मसला है? क्योंकि ये इस तरह की फीड या हराम माल ऐड होना फीड के अंदर, ये हम पहले भी सुनते आए हैं। क्या ये सिर्फ और सिर्फ उड़ती हुई अफवाहें हैं, ये खबर में सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, मैं डॉक्टर करीम साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा ये बिल्कुल बेबुनियाद है और कहाँ से आ गई। ऐसी बात नहीं है। आज से कुछ साल पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो एक्शन लिया था और उसके अंदर उन्होंने इसके सारे टेस्ट करवाए थे जो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट हो रहे थे। उसके अंदर एक बोन एंड मीट मील होता है जिसके अंदर सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता है। उससे आपकी जो ग्रोइंग है चिकन की वो फास्ट हो जाती है। तो उसके ट्रेसेस बाकायदा मौजूद पाए गए, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। डॉक्टर साहब के इल्म में होगा, ये तकरीबन काफ़ी सारी फीड मिलों को उन्होंने, जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने इसके अंदर कॉल किया हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, और उसको डिस्पोज ऑफ करते हुए सर्टन रिमार्क्स के साथ उसको डिस्पोज ऑफ किया था। ये और जो बात ये कह रहे हैं कि इंडिया से सोयाबीन मील जो है वो बरामद किया जाता था। जब ये चीफ जस्टिस ने मामला उठाया तो उसके बाद सोयाबीन मील की इंपोर्ट पिछले 1.5-2 साल नहीं हुई। अब रिसेंटली उसकी इंपोर्ट जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गई है और सॉल्वेंट इंडस्ट्री को भी यही खतरा है कि देखें, हमें कोई इतराज नहीं है, ये जहां मर्जी से मंगाएं, इंडस्ट्री मुकाबला करेगी, लेकिन इंडस्ट्री अनएथिकल चीजों का मुकाबला शायद नहीं कर पाएगी। अच्छा शहजाद साहब, इस पे एक सवाल ये बनता है कि आपके पास वो क्या शवाहिद हैं जिसकी बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि अब ये इशू तो यकीन करें पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो हमारी जो पॉपुलेशन है वो अपनी प्रोटीन की ज़रूरियात वो मुर्गी के गोश्त से पूरा करती हैं। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये वाकई इस तरह की फीड आ रही है मुल्क के अंदर? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि इंडिया का जो मील है इसको चाइना ने भी बैन कर दिया। ये इसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स हैं और हम ये कह रहे हैं कि इसको टेस्ट करें कि इसके अंदर टॉक्सिक ना हो और इसके अंदर कोई भी हराम चीज इंग्रेडिएंट ना हो। उसकी टेस्टिंग के बगैर ये माल जो है ये बॉर्डरों से क्लियर हो जाते हैं और इसके अंदर ऐसी चीजें होने के इम्कान हैं और बाज़ औक़ात मौजूद होती हैं जो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सही। सोहेल साहब, डॉक्टर अब्दुल करीम साहब से जानना चाहूंगा, जैसे शहजाद साहब ने कहा, क्या हमारे पास कोई ऐसा टेस्टिंग का निज़ाम मौजूद है, कोई लेबॉर्ट्री है कि जिसके जरिए जितनी भी दोबारा इंपोर्ट इंडिया से शुरू की गई या कहीं और से इंपोर्ट की जाए उसके इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर पाकिस्तान में टेस्ट किया जा सके? क्या ऐसी सहूलत मौजूद है और क्या ये प्रैक्टिस भी है कि नहीं? मैं कुछ कन्फ्यूजन वाज़ेह करता जाऊँ कि जिनका शहजाद साहब ने जिक्र किया, ये हादसा काफ़ी साल पहले हुआ था। उसके बाद जो भी इंपोर्ट हो रही है उसमें सर्टिफाइड चीज़ें ही आती हैं, उसमें पोर की कोई आने का चांस नहीं है। इंडिया की मैं बात करता हूँ, इंडिया से सोयाबीन हमारी 3-4 जगह से आती है और पाकिस्तान में भी क्रश की जाती है। और इंडिया से सोयाबीन जो आती है वो पीछे बंद हुई थी फॉर सिक्योरिटी रीजन, उसमें क्वालिटी का इशू नहीं था। और इस वक्त जो इंडिया की दोबारा जो वो बॉर्डर खुला है उसमें वो एक वेजिटेबल प्रोटीन मील है, वो एक वेजिटेबल बेस्ड मील है जिसमें पोर्क के किसी चीज़ का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता, उसमें कोई ऐसी। और जो फरमा रहे हैं टॉक्सिसिटी, ये तो कंज्यूमर फैसला करेगा या जो बंदा इंपोर्ट कर रहा है वो फैसला करेगा कि वो किसी और ने फैसला करना है। पाकिस्तान में सोयाबीन मील यहाँ पे ये करीम साहब एक इसको क्लियर कर लें कि अगर वो मटेरियल टॉक्सिक है तो उसका फैसला हुकूमत ने करना है कि नाकिस मटेरियल ना आए। अच्छा, इसका फैसला कंज्यूमर बेचारा कैसे कर सकेगा? वो तो कंज्यूमर के पेट में तो खुराक प्रोटीन की सूरत में जाएगी,
तो क्या गवर्नमेंट ऑफ चाइना जो है वो उसने गलत फैसला किया कि इंडियन सोयाबीन मिल की इंपोर्ट बंद कर दी? वो सही। इंडियन अच्छा, यहाँ चाइना वो ने- हलाल फूड अथॉरिटी की भी बात आई थी डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि सर्टिफाइड मीट, हमारे यहाँ हलाल सर्टिफाइड मीट, ये क्या हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं? क्या सर्टिफिकेशन? मैं चाहता हूँ कि आया ये जो न्यूज, मैं पूछना पहले चाहूंगा कि न्यूज जो आई है इसमें किसी ने कोई चीज टेस्ट की है, कहीं पे कोई शवाहद मिले हैं, किसी ने कोई रिजल्ट आया है किसी चीज का, या ऐसे ही अपने ओपिनियन जाहिर कर दिए सारी चीजों की? कोई सोयाबीन मिल में कोई अच्छा, टॉक्सिक नहीं इस पे आया एक पहले सवाल कभी? ये है कि देखें, जवाब मुकम्मल हो जाए फिर काबिल साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। हमने जो चेक किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी और कस्टम अथॉरिटीज से भी, देखें फीड तो इंपोर्ट हो रही है, इंडिया से आ रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान हलाल फूड अथॉरिटी जो पिछले साल फरवरी से सेटअप हो चुकी है, क्या उसको सर्टिफाई कर रही है या किसी लेवल के ऊपर इसकी सर्टिफिकेशन हो रही है या नहीं हो रही? एग्जैक्टली, क्योंकि हलाल सर्टिफाइड है तो फिर हलाल फॉर श्योर। सर, फीड और चीज है, फॉर श्योर हो सकता है। फीड और चीज है, फीड के जुज़ और चीज है। फीड का इंग्रेडिएंट इंपोर्ट होता है, वो कई मुल्कों से होता है। फीड का इंग्रेडिएंट इंडिया से भी इंपोर्ट होता है, कई मुल्कों से होता है। फीड और चीज है, फीड के इंग्रेडिएंट और चीज है, इसको हम सेपरेट रखें। मैं चैनल 92 के जरिए एज अ कंज्यूमर करीम साहब से एक सवाल पूछना चाहूंगा। करीम साहब, आपको क्या इतराज है कि अगर जो इंग्रेडिएंट आप इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं और बाकी जगह से कर रहे हैं, उनको टेस्ट कर लिया जाए पोर्ट के ऊपर कि इसके अंदर कोई हराम चीज के इंग्रेडिएंट नहीं है और ये इसके अंदर कोई टॉक्सिक चीज नहीं है? हमें उसमें कोई इतराज और अगर नहीं। नहीं है तो आप इंपोर्ट करें। आप हर चीज को टेस्ट करें, बिल्कुल टेस्ट करें, लेकिन बात यह है कि बगैर टेस्ट किए हुए तो ना कहें कि इसमें शवाहिद पाए गए हैं। मैं तो ये कह रहा ये हूँ, तो ज्यादती ये होती है फार्मा के साथ। टेस्ट करवा लें, क्योंकि इस वक्त तो नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है। वो तो जनाब हर चीज टेस्ट कमेंट कर सकती है, जिस चीज का टेस्ट होता है वो पोर्ट के ऊपर होता है टेस्ट। वो कोई टेस्ट के वो सर्टिफिकेट भी पीछे होता है। ये तो आपको भी पता है और मुझे भी ये पता है कि वाघा बॉर्डर पे सारे कोई testing vegetable नहीं होता, protein bill of meal है। entry फाइल करके ये duty vegetable अदा protein करके इस meal है। माल को ले जाया जाता है। ये वेजिटेबल प्रोटीन मील है, वेजिटेबल प्रोटीन मील अर्जेंटीना से भी आता है, उसमें भी टेस्ट नहीं कोई होता। एतराज नहीं टेस्टिंग पर। ये आप हमारे मुझे कोई इतराज क्या नहीं। इसके ऊपर आप किसी क्या किस्म इसको का कोई सपोर्ट इतराज करेंगे नहीं। गवर्नमेंट के लेवल पे कि इसकी टेस्टिंग ये- कर लें ताकि इसके अंदर कोई जो कोई खदशात इतराज है वो नहीं दूर हो जी, जाए। कोई इतराज नहीं। हर कंसाइनमेंट चेक करें, आपको अर्जेंटीना से आता है, आपको ब्राजील से आता है। डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं, परफेक्ट, ठीक है। डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं, खावर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी जरा। डॉक्टर साहब ये फरमा रहे हैं कोई एतराज नहीं टेस्टिंग के लिए। अब ये अफवाहें हैं या इसके अंदर सच है, ये बात अलग। अब गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि एक अफवाह फैली गई है, एक खबर फैल गई है, तो आप एक पंजाब असेंबली में बात उठ गई है तो गवर्नमेंट टेस्टिंग करके दूध का दूध पानी का पानी कर ले। इसमें अनिका, क्या ये- मसला है? मैं आपको ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त मामला आएगा पोल्ट्री एसोसिएशन विड्रॉ कर जाएगी अपने इस ऑफर से कि इसको टेस्ट कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो मटेरियल है वो टॉक्सिक है ही है, यकीनी तौर पे टॉक्सिक है। गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने पिछले 3 साल से इसको बैन किया हुआ है क्योंकि उसके अंदर टॉक्सिक मौजूद थी और उसके अंदर बोन एंड मीट मील के ट्रेसेस आपको मिलेंगे। ये डॉक्टर साहब आपके सामने आ जाएगा जिस वक्त उसकी प्रॉपर टेस्टिंग होगी। ये दूध का दूध और पानी का पानी। माफ करना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। सोयाबीन मील को उसमें टॉक्सिन मुझे बता दें कौन से टॉक्सिन हैं जिसकी वजह से चाइना ने बैन किया है? उसमें कोई टॉक्सिन नहीं होते। उसमें इंडिया में हिस्टोरिकली ये इंपोर्ट होती रही है, अब सिक्योरिटी वजह से बंद थी, अब दोबारा वो सिक्योरिटी खुली है तो फिर इंपोर्ट हो जाएगी। डॉक्टर ठीक है, साहब शहजाद साहब, लेकिन इससे- शहजाद साहब कतक कलामी के लिए माजरत, मैं जरा ये सवाल खावर साहब की तरफ लेकर जाना चाह रही हूँ। कुछ डाटा हम लोगों ने इकट्ठा किया हुआ है प्रोग्राम के तवस्सुत से, जरा वो भी बता लें खावर साहब। मैं एक बात करना चाहूंगा सिर्फ कि जब चौधरी इफ्तिखार साहब ने सुओ मोटो उठाया और उन्होंने इसके अंदर काफी आगे चले गए, उसके बाद ये इंपोर्ट बंद हुई और जब मामला सेटल हो गया तो ये दोबारा इंपोर्ट हो रही है। कोई सिक्योरिटी रीजन पे इंपोर्ट बंद नहीं हुई इंडिया से। चलिए जी खावर साहब, मैंने जो सवाल किया था आपसे उसका अनिका, जवाब ये इंडिया की इंपोर्ट से उसका वास्ता बहुत नहीं बड़ा था सर, इशू वो है। एक लिहाज बोन से मील था, ये इंडिया से कभी तो बोन मील नहीं पाकिस्तान आया। के आपको पता, जैसे मैंने कहा कि प्रोटीन की जरूरियात ज्यादातर चिकन से लोग पूरी करते हैं Obviously, क्योंकि गोश्त मटन से अभी सस्ता है। बहुत बहुत महंगा है। बिल्कुल। और दूसरी साइड पे देखिए 25,000 फार्मर इस बिजनेस से मुंसलिक है और उनकी 700 बिलियन के करीब जो है इन्वेस्टमेंट है सारे बिजनेस के अंदर। तो ये जो भी कंट्रोवर्सी है किसी भी लेवल पे अगर शुरू हुई है, खड़ी हुई है, इसका हल होना चाहिए। हम एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, किसी भी लेवल पे अगर ये बेशक हदशात ही हैं और अल्लाह करे ये हदशात ही हूं, और इसको किसी न किसी लेवल पे इसकी क्लैरिटी तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात फौरी होनी तौर पर होनी चाहिए, चाहिए, ताकि फौरी तौर पर। आम लोग अगर मुर्गी खरीद रहे हैं तो उनको बिल्कुल कोई शको शुबा ना हो कि वो बिल्कुल हलाल मीट खाने जा रहे सही है। हैं। अच्छा सोहेल साहब, आप अपना पॉइंट दे दें, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ भी जाती हूँ। नीका वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब से दरखास्त है कि फौरी तौर के ऊपर इसकी टेस्टिंग करवाई जाए ताकि जो खदशा भी है अगर हकीकत नहीं है तो उसको क्लियर किया जाए। अगर कुछ दुरुस्त है तो फौरी तौर के ऊपर इसकी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और जो मटीरियल पाकिस्तान में आ चुका है उसको भी तल्फ किया अच्छा, जाए। एक मैं बात करूंगा शहजाद साहब का, मैं एक यहाँ तक आर्गूमेंट जरूर मानता हूँ
کہ ہماری جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ ہماری فیسلٹیز اس لیول کی نہیں ہے کہ جو ہماری ملک کے اندر امپورٹ ہو رہی ہیں اس کو پورا کمپریہنسولی اس کو چیک کیا جا سکے, ان کو لیبارٹری ٹیسٹنگ ہو سکے, کیونکہ مال بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے. سیمپل لے کے کیا جا سکتا ہے گھومن صاحب, ٹھیک ہے, سیمپل ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے. میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف جا رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب, یہاں شہزاد علی خان صاحب نے خدشہ ظاہر کیا, کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹیسٹنگ کی بات حکومت نے کرنا شروع کی تو آپ لوگ اپنے بات سے, اپنے وعدے سے پھر جائیں گے. تو آپ کیا یہ ورڈ ہمیں دیتے ہیں کہ اگر ایسی حکومت کی طرف سے کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے تو آپ اپنی بات سے پھریں گے نہیں بلکہ اس کے اوپر قائم رہیں گے؟ دیکھیں جی, انڈیا سے کبھی میٹ اینڈ بون میل نہیں آیا. ہم بالکل اس میں اوپنلی ایکسپوز کرتے ہیں, جو دل کرتا ہے پورٹ پہ چیک کریں, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں کوئی بندہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی حرام مال آئے. ہم مرغیوں کو بالکل حلال اور نیچرل فیڈ اور انگریڈینٹ فیڈ کرتے ہیں. یہ بڑی زیادتی ہوگی ہمارے ساتھ کہ ہمیں ایک چیز ٹیسٹ کیے بغیر, نکالے بغیر, ایک مفروضے کے اوپر ساری انڈسٹری کو آپ نے تباہی کے کنارے پہ رکھ دیا ہے. یہ تو ہمارے, ان کا تو ہم مال استعمال کرتے ہیں, ان کا مال ہم فیڈ میں استعمال کرتے ہیں. انڈیا سے کبھی بھی جو امپورٹ ہوئی ہے سوئی بین میل کی, اسپیشلی ایک ہی چیز آتی ہے سوئی بین میل, اس میں کبھی بھی کنٹیمنیشن یا ٹاکسیسٹی کا نہیں آیا کوئی ایسا ثبوت, کبھی ہم نے نہیں دیکھا. یہ زیادتی ہوگی کہ ہم اس کو ایم بی ایم کو یا میٹ اینڈ بون میل کو انڈیا کے ساتھ منسلک کر دیں. انڈیا سے کبھی بھی میٹ میل نہیں آیا, اس لیے ہم ان چیزوں کو گڑبڑ نہ کریں. ہم تو یہ دکھ افسوس ہے ہمارے لیے کہ ایک چیز مفروضے کے بیس پہ, ایک بغیر کسی حقیقت کے ساری پولٹری کو آپ نے جو ہے نا وہ تباہی پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اس کو تو کم از کم خیال کریں کہ یہ معذرت کے ساتھ آپ دونوں پارٹیز کسی جگہ پہ بیٹھ کیوں نہیں جاتے, بیٹھ کے بات کریں اور اس مسئلے کا حل نکالیں, کیونکہ ہر پاکستانی اس ایشو کے اوپر بہت زیادہ کنسرن ہے. ہمارا ان کے ساتھ ایشو نہیں ہے کوئی, ہم تو ان کے مال استعمال کرتے ہیں, یہ پولٹری میل پروڈیوس کرتے ہیں, ہم اس کو یوز کرتے ہیں, ہم ان کے گاہک ہیں, ہم تو ایشو کوئی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں جی اگر کسی نے ٹریسز پیدا نکلیں, ان ٹریسز کو بتایا جائے کہاں پہ نکلیں, ان کے ساتھ سدباب کیا جائے, اس کو سزا دی جائے اگر ایسی چیز ہوتی ہے. یہ تو جو چیز جس میں پورٹ کا چانس ہوتا ہے وہ پورٹ پہ نہیں, جو پورٹ پہ چیک ہوتا ہے وہ پورٹ پہ ٹیسٹ ہوتی ہے چیز, جس میں احتمال ہوتا ہے اس کنٹیمنیشن کا. پورٹ پہ قطن ٹیسٹنگ نہیں ہوتی, اس سے میں بڑے کراچی میں ہوتی ہے سر, کراچی میں ہوتی ہے, کراچی میں ہوتی ہے, کراچی ہوتی ہے. واگا بارڈر پہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کا سویابین میل پاکستان میں وایا واگا بارڈر آتا ہے. سر سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا پاکستان کی جو لوکل انڈسٹری ہے یہ پولٹری جو ہمارا ان کی یہ ڈیمانڈ, فیڈ کی ڈیمانڈ کیا پوری نہیں کر پاتی کہ ہمیں انڈیا سے ہی چیزیں منگوانی پڑتی ہے؟ لوکل انڈسٹری الحمدللہ پوری طرح گیئرڈ اپ ہے. دنیا کا بیسٹ سیڈ امریکہ یا برازیل سے سیڈ منگا کے اس کو پروسیس کرتی ہے, ورلڈ کلاس سٹینڈرڈ پہ کرتی ہے اور یہاں پہ سپلائی کر رہی ہے, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. وہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ کوالٹی کی چیز پروڈیوس کرتے ہو تو اس کی ایک پرائس ہوتی ہے, اور جس وقت آپ کی چیز کے اوپر ایک بین لگا ہوا, جس طرح میں نے آپ کو گزارش کی آپ جا کے چیک کر لیں کہ انڈین میل کے اوپر بین چائنا نے لگایا ہوا ہے یا نہیں لگایا ہوا, کیوں لگا دیا گورنمنٹ آف چائنا نے بین. ٹھیک ہے, چلیے. تو اور میں آپ کو ایک اور کے بعد کیا ہوا کہ کچھ ہمارے پاکستانی لوگوں نے انڈین میل پاکستان امپورٹ کر کے چائنا ری ایکسپورٹ کر دیا. اب چائنیز گورنمنٹ نے پاکستان کے اوپر بھی بند کر دیا ہے کہ یہ انڈیا سے امپورٹ کر کے ری ایکسپورٹ کر دیتے ہیں چائنا کو. تو بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں بندوں کی روزگار اس کاروبار سے منسلک ہے, اور اس کے علاوہ کروڑوں بندہ یہ چیز کھاتا ہے. اس کو بالکل ٹیسٹ کروا لیں اور اس کو کلیئر کروا دیں. یہ لوگوں کے ذہن میں جو شک و شبہات آ گئے ہیں, اس کی کلیئرٹی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس کا اور کوئی طریقہ نہیں کہ اس کے سوائے اس کے جامع ٹیسٹنگ اس کی شروع. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب تو آپ کو گزارش کر دوں, اور میں یہ بالکل بات وثوق سے کرتا ہوں کہ جب سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا اس وقت ایڈمٹ ہوا کہ یہ بون اینڈ میٹ میل امپورٹ ہوتا تھا, اور اس کے بعد کچھ عرصے تک, پچھلے 3 مہینے تک بون اینڈ میٹ میل مختلف نام سے کچھ فیڈ ملیں انڈائریکٹ امپورٹ کرتی رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کی یہ بات علم میں ہے جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بون اینڈ میٹ میل انڈیا سے کبھی نہیں امپورٹ ہوا, مختلف نام سے امپورٹ ہوا ہے. اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن ایف آئی اے کو دے دیں, آپ کے سامنے نکل آئے گا کہ بون اینڈ میٹ میل کس نے استعمال کیا اور کس کس کنزیومر کے پاس وہ پہنچا. چلیے ڈاکٹر صاحب کا جواب ہی لے لیتے ہیں. سر انڈیا سے کبھی امپورٹ نہیں ہوا, اس کو کائنڈلی کنفیوز نہ کریں. انڈیا سے سویابین میل امپورٹ ہوتی ہے, سویابین میل ایک ویجیٹیبل پروٹین امپورٹ کیا فیڈ انڈسٹری نے.
इंडिया से नहीं किया, कि वो पहले हुआ था, जब वो अभी होता हो सकता मेरा होगा। डॉक्टर साहब मेरी सवाल बात ये है सुने, कि क्या आपने इंपोर्ट किया बोन एंड मीट मील? अच्छा, मैं चलिए, इसका जवाब दे दीजिए मेरी बात शहजाद सुने ना साहब। पहले डॉक्टर आपकी, साहब, मैं जो क्या import किया ये जरा वेजिटेबल सवाल? प्रोटीन मेरा आप सवाल का जवाब दे दें। जी, मैंने शहजाद साहब, मैं मुझे क्या काइंडली है, जरा डॉक्टर साहब का जवाब दे चैनल से बात कर लूं अगर जी, ना, डॉक्टर साहब। ये इंडिया डॉक्टर से साहब, सोयाबीन बताइए। मिल इंपोर्ट होता है। सोयाबीन मिल इसी तरह है जिस डॉक्टर तरह साहब, मैंने आपके बोन एंड मीट मील का आपसे सवाल किया है। काइंडली आप मेरी कंफ्यूज ना करें मेरे जवाब को। मैंने मुझे- सवाल मुझे- किया, शहजाद साहब, मुझे जवाब लेने मुझे दीजिएगा, शहजाद साहब मुझे बात जवाब दे लेने देने दीजिएगा। दें, आपका जवाब मैं दे देता हूँ। डॉक्टर साहब, इसका जवाब दे दीजिए। आपने Bone बताऊं and कि meat का। मैं बताऊं कि आपका सोयाबीन मील वेजिटेबल प्रोटीन है, और ये उसी तरह जिस तरह आपका आलू टमाटर आते हैं उसी का स्टेटस है। अब मैं आपको बताता हूँ बोन मील। चलिए चलिए, डॉक्टर साहब, डॉक्टर अब्दुल करीम साहब, सर, बहुत मैं शुक्रिया, बताता आपने हूँ, ज्वाइन मैं किया। बताता हूँ, शहजाद अली मैं खान साहब, बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे शो का वक्त खत्म हो गया, लेकिन इंतहाई अहम मसला है, और मसला इसलिए अहम है क्योंकि एक आम शहरी गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकता, वो मुर्गी की तरफ आता है, और अगर मुर्गी के फीड के हलाल और हराम होने की कंट्रोवर्सी डेवलप हो जाए, ये डेवलप हो जाए कि इंडिया से कोई चीज़ इंपोर्ट हो रही है और क्यों इंपोर्ट हो रही है और क्या क्वालिटी है उसकी, तो फिर यकीनन इस हवाले से टेस्टिंग भी बनती है, और एक आम शहरी का हक भी बनता है, कंज्यूमर का हक बनता है कि वो जाने कि आखिर वो क्या खा रहा है, वो जो खा रहा है वो हलाल है, हराम है, क्वालिटी का है या क्वालिटी का नहीं है। इस हवाले से हम गवर्नमेंट पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करेंगे कि इस मामले को क्लियर किया जाए, जो कि कल पंजाब असेंबली में उठा। ख्वावर गुमन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सोहेल इकबाल भट्टी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया। हमारे आज के शो से इतने, हमें फीडबैक दीजिएगा। बाखबर सुबह के नाम से फेसबुक, ट्विटर दोनों पर मौजूद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए दुआ गो रहिए। अल्लाह हाफिज़।